वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, जब जबरदस्ती मेरा अंगूठा उन कागज पर लगाया जा रहा था। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, अपना हाथ बहुत बार झटका था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया था। और जबरदस्ती मेरी शादी कर दी गई और मुझे विदा कर दिया गया। और मैं उस दिन सोच रही थी कि अब मेरा क्या होगा। मेरा नाम संध्या है और मैं बरेली की रहने वाली हूँ। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ-बाप मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जब से मैं अपनी चाची और चाचा के साथ रहती थी। मेरे चाचा और चाची की कोई अपनी औलाद नहीं थी। मेरे चाचा का नाम विजय था और चाची का सुशीला। जब मेरे माँ-बाप इस दुनिया से चले गए, तो मैं उन्हीं के घर आकर रहने लगी थी। उस समय मैं बहुत छोटी थी, मुझे ये भी ठीक से समझ नहीं थी कि अब मेरी ज़िंदगी कैसी होने वाली है। मुझे लगा था कि अपने लोग हैं तो मुझे सँभाल लेंगे, मुझे प्यार देंगे, मुझे सहारा देंगे। मगर जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे समझ आने लगा कि मैं उनके लिए कोई बेटी नहीं हूँ, मैं बस उनके घर का एक बोझ हूँ, जिसे मजबूरी में रखा गया है। उन्होंने कभी मुझे बच्चों की तरह नहीं समझा, कभी मेरे सर पर हाथ रखकर प्यार नहीं किया, कभी मुझे अपने पास बिठाकर नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मेरी तबीयत कैसी है, मेरी खुशी क्या है, मेरे सपने क्या हैं। उन्हें इन सब बातों से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। उनके लिए मैं बस एक ऐसी लड़की थी जो सुबह से रात तक उनके घर का काम करे और चुपचाप उनके ताने सुने। बचपन से ही मेरी जिंदगी कामों में गुजरने लगी थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे मैं झाड़ू लगाती थी, जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे मैं बर्तन मांजती थी, जब दूसरे बच्चे हंसते थे मैं रसोई में खड़ी रोटियां सेकती थी। सुबह अंधेरा रहते उठना पड़ता था। सबसे पहले आंगन साफ करना, फिर पानी भरना, फिर चूल्हा जलाना, फिर चाची के लिए चाय बनाना, फिर कपड़े धोना और फिर घर के बाकी सारे काम करना। अगर किसी दिन देर हो जाती या मुझसे कोई चीज़ छूट जाती, तो चाची मुझे गालियाँ देती और चाचा मारते थे। मुझे ये तक नहीं याद कि कितनी बार बिना गलती के मुझे थप्पड़ पड़े थे, कितनी बार भूखा सुला दिया गया था, कितनी बार मेरे बाल पकड़कर घसीटा गया था। मैं रोती थी, मगर धीरे-धीरे मैंने रोना भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरे आंसू भी किसी को नहीं पिघलाते थे। मैं चुप रहना सीख गई थी, मैं दर्द सहना सीख गई थी। मैं ये समझ चुकी थी कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बस उन्हीं के रहम पर पल रही हूँ। अगर वो मुझे घर से निकाल दें, तो मेरा कोई ठिकाना नहीं होगा। इसलिए मैं हर बात सहती रही, हर जुल्म चुपचाप सहती रही। मुझे लगता था कि शायद वक्त बदल जाएगा, शायद उनका दिल बदल जाएगा, शायद एक दिन वो मुझे अपना मान लेंगे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। उल्टा जैसे-जैसे मैं जवान होने लगी, उनका बर्ताव और कठोर होता गया। चाची मुझे शक भरी नज़र से देखने लगी थी। वो कहती थी, अब इसे जल्दी निपटाना पड़ेगा, नहीं तो कल को सर पर चढ़ जाएगी। मैं ये सब सुनती थी, मगर चुप रहती थी। एक दिन मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है। ये सुनकर मैं एक पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि क्या कहूँ, किससे पूछूँ, किससे लड़ूँ। जब मैंने चुपके से सुना तो पता चला कि जिस आदमी से मेरी शादी तय की गई है, वो मुझसे पूरे 20 साल बड़ा है। वो बहुत ही अमीर आदमी है, बड़ा बिजनेसमैन है और पैसे वाला है, मगर उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। उसका चेहरा देखकर ही मुझे डर लगने लगा था। उसकी आंखों में अपनापन नहीं, लालच था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, घमंड था। मुझे लगा जैसे मुझे किसी इंसान के नहीं बल्कि एक सौदे के हवाले किया जा रहा है। बाद में मुझे पता चला कि चाचा और चाची ने मुझे 50 लाख रुपए में उसके हाथ बेच दिया। ये शादी नहीं थी, ये मेरा सौदा था। मेरे अपने कहलाने वालों ने मुझे पैसों के बदले बेच दिया था। उस रात मेरी आंखों से नींद कहीं गायब हो गई थी। मैं सारी रात जागती रही, मैं सोचती रही कि मैंने इन लोगों को कितना सहा है। मैंने बचपन खोया, जवानी खोई, खुशियां खोई, मगर अब मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं खो सकती। मैं उस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भाग जाऊंगी। मैं पहली बार अपने लिए सोच रही थी, पहली बार मेरे अंदर जीने की इच्छा जागी थी। अगले 2 दिन घर में शादी की तैयारियां चलती रहीं। बाहर से लोग आते जाते रहे, कपड़े आए, गहने आए, मिठाइयाँ आईं। घर में शोर था, हंसी थी, मगर मेरे अंदर सन्नाटा था। सब लोग खुश थे, क्योंकि उन्हें पैसे मिलने वाले थे। सिर्फ मैं थी जो हर पल टूट रही थी। मैं मौका ढूंढ रही थी कि कैसे निकलूं। शादी वाले दिन मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था कि सब सुन लेंगे। मैं बाहर से चुप थी, मगर अंदर डर और हिम्मत दोनों साथ थे। मैंने सोचा, अगर आज नहीं निकली तो कभी नहीं निकल पाऊंगी। शादी में बस 2 घंटे बाकी थे। मैंने धीरे से अपने कुछ कपड़े और थोड़ा सा सामान एक पुराने बैग में रखा। मैं कांप रही थी, मगर हाथ नहीं रोके।
मैंने कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला, बाहर देखा, कोई नहीं था। मैं दबे पाँव बाहर निकली, हर कदम पर लगता था कोई पकड़ लेगा। मैं दरवाजे तक पहुंची और फिर एक बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा। वही घर जहां मैंने बचपन से आज तक हर दर्द सहा था, वही दीवारें जिन्होंने मेरी चीखें सुनी थी, वही आंगन जहां मुझे कभी खुलकर हंसने नहीं दिया गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू डर के नहीं, आज़ादी की चाहत के थे। मैं तेजी से वहां से भागने लगी। सड़क पर दौड़ते हुए मुझे लगा कि आज पहली बार मैं अपनी जिंदगी की तरफ भाग रही हूँ। हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, दिल धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे, मगर मैं दौड़ती जा रही थी। मैं थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि अचानक पीछे से किसी ने बहुत जोर से मेरे बाल पकड़ लिए। मैं दर्द से चीख पड़ी, पीछे मुड़कर देखा तो मेरे चाचा थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखें खून पीने जैसी थी। उन्होंने मुझे जोर से खींचा, मैं गिर पड़ी, मगर उन्होंने नहीं छोड़ा। वो मुझे घसीटते हुए वापस घर ले गए। रास्ते में लोग देखते रहे, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने नहीं पूछा कि क्या हो रहा है। किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, जैसे मैं इंसान नहीं कोई सामान थी। घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। थप्पड़ मुक्के लात जो हाथ में आया उससे मारा। चाची पास खड़ी गालियां देती रहीं। वो कह रही थी, भागकर हमारी नाक कटवाएगी, हमारे पैसे डुबोएगी, हमें बदनाम करेगी। मैं जमीन पर पड़ी रो रही थी। मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था, मगर किसी को रहम नहीं आया। उस दिन मुझे साफ समझ आ गया कि मैं उनके लिए कभी बेटी नहीं थी, कभी इंसान भी नहीं थी, जिसे वो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। मगर उस दिन मार खाते हुए भी मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। मेरा शरीर टूटा था, मगर मेरी हिम्मत जाग चुकी थी। मैंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे आज हार गई हूँ, मगर हमेशा नहीं हारूंगी। मैं अपनी जिंदगी यूं बर्बाद नहीं होने दूंगी। एक दिन मैं जरूर निकलूंगी और उस दिन कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उस आदमी से मेरी शादी करवाई जा रही थी, जिसकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा थी, मगर वो थोड़ा पतला था, इसलिए पहली नजर में उतना बड़ा नहीं लगता था। उसका नाम दीपक था। मैं उसे पहले कभी नहीं मिली थी, ना ही उसके बारे में कुछ जानती थी। मेरे लिए वो एक अजनबी था, जिसे पैसों के बदले मेरी जिंदगी दे दी गई थी। वो उस दिन अच्छे कपड़े पहनकर आया था, चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी और उसके साथ दो तीन लोग भी थे। उनमें से एक वकील था और बाकी शायद उसके खास आदमी थे। सब कुछ पहले से तय था, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि सामान हूँ जिसका सौदा पूरा किया जा रहा हो। घर में कुछ रस्म जैसा दिखावा किया गया, मगर किसी के चेहरे पर अपनापन नहीं था। सबके चेहरों पर सिर्फ मतलब दिख रहा था। मैं कोने में चुप बैठी थी। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, मगर मैं रो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब रोने से भी क्या होगा। थोड़ी देर बाद वकील ने कुछ कागज निकाले और मेज पर रख दिए। उसने कहा, लड़की से साइन करवा दीजिए, सब काम जल्दी निपटाना है। मैंने जैसे ही कागज देखे तो समझ गई कि ये सब शादी का हिस्सा है। शायद कुछ कानूनी कागज थे, ताकि बाद में कोई सवाल न उठा सके। मैंने डर और गुस्से में अपना हाथ पीछे कर लिया और साफ मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूंगी। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर इस बार मैं चुप नहीं रहना चाहती थी। चाची तुरंत मेरे पास आईं, उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने दांत पीसकर कहा कि ज्यादा नाटक मत कर, जो कहा जा रहा है कर। मैंने फिर भी हाथ पीछे खींच लिया। तभी उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और चाचा ने दूसरी तरफ से दबोच लिया। मैं छटपटाती रही, मैं रोती रही, मैं कहती रही, मुझे मत बेचो, मुझे मत मजबूर करो, मगर किसी ने नहीं सुना। चाची ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर कागज पर अंगूठा लगवा दिया। मैं अपने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती रही, मगर मेरी ताकत उनके सामने कुछ भी नहीं थी। उस पल मुझे अपने आप से बहुत घिन आई। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया है। एक अंगूठे के निशान के साथ मेरा पूरा भविष्य किसी और के नाम कर दिया गया था। मेरे दिल में इतना दर्द था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ और रस्में हुई। पंडित बुलाया गया, मंत्र पढ़े गए, लोग बैठे रहे। मैं सब कुछ पत्थर बनी देखती रही। मेरी शादी जबरदस्ती उससे करवा दी गई। मैं उसे पसंद नहीं करती थी, मैं उसे जानती तक नहीं थी, मगर अब दुनिया कह रही थी कि वो मेरा पति है। जब सब खत्म हो गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी भी वहीं खत्म हो गई हो। मेरे हाथों में चूड़ियां पहना दी गईं, गले में हार डाल दिया गया, माथे पर सिंदूर लगा दिया गया, मगर मुझे इनमें से किसी चीज में खुशी नहीं थी। सब कुछ बोझ लग रहा था। उसके बाद मुझे उसके साथ भेज दिया गया।
मैं आखिरी बार उस घर को देखकर निकली जहां मैंने दुख में ही सही मगर अपनी जिंदगी के इतने साल काटे थे। अब मैं एक नए घर जा रही थी, मगर मन में कोई उम्मीद नहीं थी। रास्ते भर मैं चुप रही। दीपक भी ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसकी गाड़ी बहुत बड़ी थी, अंदर महक थी, आराम था, मगर मेरे दिल में सिर्फ डर था। मैं खिड़की के बाहर देखती रही और सोचती रही कि अब मेरे साथ क्या होगा। थोड़ी देर बाद हम उसके घर पहुंचे। उसका घर बहुत बड़ा था। बाहर से ही पता चलता था कि वो बहुत अमीर आदमी है। बड़ा सा गेट था, ऊंची दीवारें थी, अंदर खूबसूरत बगीचा था, चमकती हुई लाइटें थी और नौकर इधर उधर घूम रहे थे। मैंने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा था। सब कुछ बहुत आलीशान था, मगर मुझे उसमें भी कैद खाना नजर आ रहा था। उसके दोनों आदमी मेरा सामान लेकर अंदर चले गए और मुझे एक बड़े कमरे में बैठा दिया गया। वो कमरा बहुत बड़ा और शानदार था। चारों तरफ सुंदर रंग किए गए थे, भारी भारी पर्दे लगे थे। छत से बड़ा झूमर लटक रहा था जो चमक रहा था। एक तरफ बहुत नरम और खूबसूरत बिस्तर था जो किसी महल जैसा लग रहा था। दीवारों पर तस्वीरें थी, फर्श चमक रहा था। हर चीज महंगी और सजी हुई थी। अगर कोई और लड़की होती तो शायद वो ये सब देखकर खुश हो जाती। उसे लगता कि वो किसी सपनों के घर में आई है, मगर मेरे लिए वो सब बेकार था, क्योंकि दिल में खुशी हो तभी घर अच्छा लगता है। मजबूरी में मिला महल भी जेल लगता है। मैं उस कमरे के कोने में सहमी हुई बैठी थी। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। क्या वो मेरे पास आएगा? क्या मुझे फिर से मजबूर किया जाएगा कि अब मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी? मैं अपने घुटनों में चेहरा छुपाकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। कमरे की चमक मेरे दर्द को और बड़ा कर रही थी। बाहर लोग शायद खुश थे कि दुल्हन घर आ गई है, मगर अंदर मैं टूट चुकी थी। मैं उस अजनबी घर में अकेली बैठी थी और पहली बार मुझे सच में लगा कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं बस यही सोच रही थी कि ऊपर वाले ने अगर मुझे जिंदा रखा है तो शायद अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। मगर उस वक्त मैं सिर्फ डरी हुई सहमी हुई बैठी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और फिर कमरे के अंदर आ गया। मैं घबराकर और ज्यादा सिमट गई थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वो बिना कुछ बोले मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने एक बड़ा सा डिब्बा खोला। उसके अंदर हीरे के गहने थे, चमकते हुए हार, कंगन, अंगूठियां और ना जाने क्या क्या। मैं उन्हें देखकर भी हैरान नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए उन चीजों का कोई मतलब नहीं था। मेरे अंदर इतना दर्द था कि सोना चांदी भी मिट्टी जैसा लग रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ अपनी पत्नी बनाकर लाया हूँ, इसलिए अब तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। इस घर में जो कुछ है वो सब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें एक पल में तोड़ दूंगा। उसने ये बात बहुत शांत आवाज में कही, मगर उसके शब्दों में डर छुपा था। उसने फिर कहा, अगर तुम ठीक से रहोगी तो मैं तुम्हें हर चीज दूंगा, कपड़े दूंगा, गहने दूंगा, नौकर दूंगा, गाड़ी दूंगा, जो चाहोगी मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरी मर्जी से चलना होगा। मैं उसकी बातें सुन रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर कहीं बोल रहा हो। शब्द मेरे कानों तक आ रहे थे, मगर दिल तक नहीं पहुंच रहे थे। मैं चुपचाप बैठी रही। मैंने सर तक नहीं उठाया। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर मेरे पास आया और मेरे सामने कुछ नोटों की गड्डियां रख दी। फिर बोला, सोच लो, तुम्हें कैसी जिंदगी चाहिए, गरीबी वाली या रानी वाली? इतना कहकर वो मुड़ गया और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने एक गहरी सांस ली, मगर डर अभी भी कम नहीं हुआ था। मैं कमरे में अकेली बैठी चारों तरफ देखने लगी। उस घर में सच में सब कुछ अच्छा था। बड़ी बड़ी अलमारी कपड़ों से भरी थी, गहनों के डब्बे थे, महंगे पर्दे थे, चमकता फर्श था, ठंडी हवा देने वाली मशीनें थी, नौकर थे, रसोई में तरह तरह का खाना था। हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, मगर मेरे दिल में खालीपन था। मेरे लिए उन चीजों की कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि इंसान अगर अंदर से टूटा हो तो बाहर की चमक उसे खुश नहीं कर सकती। बहुत लोगों को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा है उसके पास दुनिया है। कुछ औरतों को भी लगता है कि अगर उनके पास गहने हों, कपड़े हों, बड़ा घर हो तो जिंदगी पूरी हो गई। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि जिंदगी चीजों से नहीं, सही इंसान से पूरी होती है। अगर साथ देने वाला अच्छा हो, समझने वाला हो, इज्जत देने वाला हो, तो छोटी सी झोपड़ी भी जन्नत लगती है। और अगर साथ वाला गलत हो तो महल भी जेल बन जाता है। जब भी मैं उन महंगे सामानों को देखती थी, मुझे अपना पुराना घर याद आता था। वहां मेरे पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे। कई बार पुराने फटे कपड़े पहनकर दिन काटे थे।
कई बार भूखे पेट सोई थी, ज़रूरत की चीज़ भी सोचकर मिलती थी, मगर वहाँ कम से कम मैं अपने दर्द को जानती थी। यहाँ सब कुछ नया था, मगर दर्द और बड़ा था। मैं हर रोज़ उस कमरे में चुपचाप बैठी रहती थी, नौकरानी खाना रख जाती थी, मैं थोड़ा-सा खाती और फिर खिड़की से बाहर देखने लगती। कई बार सोचती कि भाग जाऊँ, मगर बाहर पहरा रहता था। मुझे पता था कि इतनी आसानी से निकलना मुमकिन नहीं है। कुछ दिन के बाद वो फिर कमरे में आया। उसके हाथ में नोटों का बंडल था। उसने मेरे सामने 1 लाख रुपए रख दिया और बोला, लो, ये तुम्हारे महीने का खर्च है। जितना चाहो खर्च करो, खत्म हो जाए तो और भी मिल जाएगा। मैं हैरानी से उन पैसों को देखती रही, क्योंकि मैंने एक साथ इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, ऑनलाइन चीज़ें मंगाओ, कपड़े खरीदो, शॉपिंग करो, घूमने जाओ, होटल से खाना मंगाओ, जो करना है करो। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मगर मुझे इन चीज़ों का कोई शौक नहीं था। मेरे लिए पैसा नया था, मगर सपना नहीं, क्योंकि जिसने बचपन में कमी देखी हो, वो चीज़ों की कीमत जानता है, मगर ये भी जानता है कि हर चीज़ पैसा नहीं खरीद सकता। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस नोटों को देखा और चुप रही। उसने समझा कि शायद मैं खुश हूँ, मगर मैं अंदर से उलझी हुई थी। वो जाता तो मैं सोचती कि ये आदमी मुझे समझता क्यों नहीं? वो ये क्यों सोचता है कि मुझे खरीद सकता है? क्या उसे लगता है कि पैसे देकर किसी का दिल जीत लिया जा सकता है? क्या उसे लगता है कि मजबूरी में लाई गई लड़की नोट देखकर मुस्कुराने लगेगी? मुझे समझ आने लगा था कि वो मुझे पैसे से तोड़ना चाहता है। वो चाहता था कि मैं इस आराम की आदत डाल लूं और फिर कभी उसके खिलाफ खड़ी ना हो सकूं। वो मुझे ज़रूरतों का आदी बनाना चाहता था, मगर बात सिर्फ इतनी नहीं थी। उसे शायद ये भी लगता था कि अगर पति होने का हक दिल से नहीं पा सकता, तो पैसे से पा लेगा। वो हर कुछ दिन के बाद पैसा देता रहता था, कभी कपड़ों के लिए, कभी गहनों के लिए, कभी खर्चे के नाम पर। मैं शुरू में उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाती थी, मगर फिर नौकरानी कहती कि मैडम, कुछ मंगा लीजिए, साहब पूछेंगे तो क्या कहूँ। धीरे धीरे मैंने कुछ छोटी ज़रूरतों की चीज़ें लेना शुरू किया। फिर मुझे भी उस आसान जिंदगी की आदत लगने लगी। ये सच था कि जब इंसान बरसों तक कमी में जिए और अचानक सब कुछ मिल जाए तो दिल डगमगाता है। मैं खुद से लड़ती रहती थी। एक तरफ मेरा दर्द था, दूसरी तरफ आराम था। एक तरफ मेरी आत्मा कहती थी कि ये सब गलत है, दूसरी तरफ मेरा थका हुआ मन कहता था, अब और कितना दुख सहोगी। मैं कई रातें जागकर यही सोचती रहती थी कि क्या मैं बदल रही हूँ या बस हालात मुझे बदल रहे हैं। वो मुझे पैसे देता रहा और मैं समझती रही कि वो मुझे खरीद नहीं सकता, मगर साथ ही ये भी सच था कि धीरे धीरे मुझे भी उस जिंदगी की आदत लगने लगी थी, और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा डराती थी। मेरे पास सब कुछ था, पैसा था, महंगे कपड़े थे, ब्रांडेड जूते थे, सुंदर बैग थे, खाने के लिए हर रोज़ अच्छा खाना था, बड़ा घर था, नौकर थे, आराम था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर बाहर से कोई मेरी ज़िंदगी को देखता तो यही कहता कि इससे खुशकिस्मत औरत कोई नहीं होगी। लेकिन सच ये था कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन था, जो हर दिन मुझे अंदर से खा रहा था। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। दिल में सुकून नहीं था, चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और ज़िंदगी में अपनापन नहीं था। मैं अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर सोचती रहती थी कि क्या सच में यही ज़िंदगी होती है? क्या पैसे से इंसान खुश हो जाता है? अगर ऐसा होता तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होती। लेकिन मेरे अंदर हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे कोई चीज़ मुझसे छिन गई हो और मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या है। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। मैं चुपचाप उस घर में रहती थी, अपना काम करती थी और जितना हो सके दीपक से कम बात करती थी। एक शाम की बात है, मैं किचन में खड़ी थी और अपने लिए चाय बना रही थी। घर में अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक तेज कदमों की आवाज़ आई। किसी औरत ने बिना पूछे, बिना रुके सीधे घर के अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर गुस्सा था, चाल में हक था और आंखों में अजीब सी आग थी। मैं उसे देखकर घबरा गई, क्योंकि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। घर के नौकर भी उसे नहीं रोक पाए थे, जैसे सब उसे जानते हों। मैं हैरान होकर उसे देख रही थी। वो सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने संभल कर पूछा, कौन हो तुम और तुम इस तरह घर के अंदर कैसे आ गई? तब उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि मैं दीपक की पहली पत्नी हूँ और ये घर कभी मेरा था, तुम्हारा नहीं। उसकी बात सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरा दिमाग सुन पड़ गया। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने फिर उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर घमंड भी था, दर्द भी था और ताना भी था। उसने कहा, तुम्हारा बेडरूम, जो पहले मेरा कमरा था, वहां मेरी एक सोने की चेन रह गई थी, जाओ उसे लेकर आओ। उसकी आवाज में ऐसा हुक्म था जैसे आज भी इस घर पर उसी का हक हो। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे।
दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन न जाने क्यों मैं चुपचाप कमरे की तरफ चली गई। जब मैंने अलमारी के पास देखा तो सच में वहां एक सोने की चेन रखी थी। मैं उसे देखकर और ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि वो न मेरी थी न मैंने उसे कभी देखा था। इसका मतलब वो सच बोल रही थी। मैंने कांपते हाथों से वो चेन उठाई और उसके पास लेकर आई। उसने चेन को हाथ में लिया और कुछ देर उसे देखती रही, जैसे पुराने वक्त को याद कर रही हो। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली कि तुम्हें देखकर मुझे दुख हो रहा है। तुम भी उसी जाल में फंस गई हो जिसमें मैं फंसी थी। दीपक बहुत चालाक आदमी है। वो औरतों को चीजों से खरीदता है, पैसे से दबाता है, प्यार का नाटक करता है और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने कब्जे में कर लेता है। उसने मेरे साथ भी यही किया था, लेकिन मैं यहाँ से निकल गई। तुम भी संभल जाओ। उसकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह लग रही थी। मैं गुस्से में थी, उलझन में थी और डर भी गई थी। मैंने उससे कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर ऐसा था तो तुम यहाँ क्यों आई हो? और अगर तुम उसकी पत्नी थी तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? उसने हल्की सी हंसी हंसी और बोली, क्योंकि ऐसे आदमी सच नहीं बताते, वो सिर्फ वही बताते हैं जिससे उनका फायदा हो। फिर उसने कहा कि अपना ख्याल रखना और तेज कदमों से बाहर चली गई। मैं वहीं खड़ी रह गई, जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं रही हो। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि इस बड़े घर की दीवारों में कितने राज छुपे हैं। शाम को जब दीपक घर आया तो मैं उसे देखते ही समझ गई कि आज मुझे जवाब चाहिए। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी पहली शादी हुई थी? उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली और बोला, किसने कहा तुमसे? मैंने कहा, आज एक औरत आई थी, वो खुद को तुम्हारी पहली पत्नी बता रही थी। उसने कहा, तो क्या हुआ? पुरानी बात है, खत्म हो चुकी है। मैंने गुस्से में कहा, खत्म हो चुकी है तो मुझसे क्यों छुपाया तुमने? उसने चिढ़कर कहा कि हर बात बताना जरूरी नहीं होता। मैंने कहा, मेरे लिए जरूरी था। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे सच जानने का हक था। वो जोर से बोला, बस बहुत हो गया, मुझे सवाल जवाब पसंद नहीं। मैं उसकी आवाज़ सुनकर और भड़क गई। मैंने कहा, पहले तो तुम मेरे लिए बड़े अच्छे बनते थे, अब असली चेहरा सामने आ रहा है। मेरी ये बात उसे बहुत बुरी लगी। उसने बिना सोचे समझे मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस एक पल में जैसे सब कुछ बदल गया। मेरा चेहरा जल उठा, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उससे ज्यादा मेरा दिल टूट गया था। मैं उसे देखती रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसने मुझे इतने सपने दिखाए, जिसने कहा था कि मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, वही आदमी आज मुझ पर हाथ उठा चुका था। उसने शायद सोचा होगा कि मैं डर जाऊंगी, चुप हो जाऊंगी, लेकिन उस थप्पड़ ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया था। उस दिन पहली बार मुझे उससे नफरत हुई, बहुत गहरी नफरत। मैं रोई नहीं, मैंने बस उसे देखा और अंदर से तय कर लिया कि अब मैं कभी पहले जैसी नहीं रहूंगी। वो थप्पड़ सिर्फ मेरे चेहरे पर नहीं पड़ा था, उसने मेरे भरोसे पर हाथ उठाया था, मेरी इज्जत पर हाथ उठाया था, मेरे सपनों पर हाथ उठाया था। उस रात मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रही, आईने में अपने गाल पर उभरा निशान देखती रही और सोचती रही कि क्या यही वो जिंदगी थी जिसके लिए सबने मुझे किस्मत वाली कहा था। बाहर से चमक थी, अंदर से अंधेरा था। बाहर से दौलत थी, अंदर से दर्द था। बाहर से शादी थी, अंदर से कैद थी। उस दिन मुझे समझ आया कि औरत को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उसे इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, सच चाहिए और एक ऐसा साथी चाहिए जो उसे कोई चीज नहीं, इंसान समझे। लेकिन मेरी जिंदगी में ये सब नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक बड़ा घर था और उस घर के बीचों बीच मैं अकेली खड़ी थी। उस थप्पड़ के बाद मेरे अंदर भी बहुत कुछ बदल गया था। पहले मैं चुप रहती थी, उसकी हर बात सह लेती थी, ये सोचकर कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, शायद उसका गुस्सा कम हो जाएगा, शायद वो फिर पहले जैसा बन जाएगा। लेकिन अब मेरे अंदर दर्द के साथ साथ गुस्सा भी भर गया था। अब मैं उसे हर बात पर टोकने लगी थी, मैं उसे परेशान करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उसने मेरी जिंदगी को खेल समझ रखा है। तो अब मैं भी उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। वो घर आता तो मैं उसके चेहरे को देखकर ही समझ जाती कि आज उसका मूड कैसा है और उसी हिसाब से उससे बात करती। कभी ताना मारती, कभी सवाल करती, कभी चुपचाप उसे देखती रहती ताकि उसे बेचैनी हो। वो भी बदल गया था, पहले जैसी नरमी अब उसमें नहीं रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा थकान और चिढ़ दिखाई देती थी और हमारी बातें अब प्यार से नहीं, सिर्फ झगड़े में बदल चुकी थी। एक दिन की बातें, वो ऑफिस से बहुत देर से घर आया। रात काफी हो चुकी थी। मैं दरवाजे के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर आया, मैंने कहा, कोई खबर भी होती है, घर पर कोई इंतजार कर रहा होता है, तुमको इतना भी ख्याल नहीं है? उसने कोट उतारते हुए बिना मेरी तरफ देखे कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो हर दिन तुम्हें हिसाब देता फिरूं। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई। मैंने कहा, नौकर नहीं हो, पति तो हो।
कम से कम इतना तो बता सकते हो कहाँ थे? उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, अब मुझे तुमसे हर बात पूछकर करनी होगी। मैंने कहा, अगर पति पत्नी के रिश्ते में भरोसा होता तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन तुमने तो भरोसा छोड़ा ही नहीं। वो झल्लाकर कमरे में चला गया और मैं उसके पीछे पीछे बोलती रही। अब यही रोज का हो गया था। कभी मैं सोचती थी कि एक इंसान गाली दे सकता है, हाथ उठा सकता है, तो फिर धोखा भी दे सकता है। पहले मैं खुद को समझाती थी कि नहीं, चाहे जैसा हो दीपक ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़ सकता है मगर गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। वो गुस्से वाला है मगर बेवफा नहीं होगा। मैं अपने मन को बार बार यही कहकर चुप कराती थी, क्योंकि अगर ये भरोसा भी टूट जाता तो मेरे पास बचता ही क्या। लेकिन धीरे धीरे सच मेरे सामने आने लगा और मेरा वो भ्रम भी टूटने लगा। एक दिन वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, उसके हाथ में फ़ोन था और वो धीमी आवाज़ में किसी से बात कर रहा था। मुझे देखते ही उसने आवाज़ और धीमी कर दी। मेरे दिल में तुरंत शक उठा। मैं धीरे धीरे उसके पास गई तो उसने मुझसे नज़रें चुरा ली। मैं उसके बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई और उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। मैंने कहा, किसका फ़ोन था? उसने कहा, तुम्हें क्यों बताऊं? मैंने कहा, इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने का मुझे हक है। उसने फ़ोन जेब में रखते हुए कहा, हर चीज़ का हक मत लिया करो, कुछ बातें मेरी भी हैं। मैंने कहा, बातें तुम्हारी हैं या कोई औरत तुम्हारी है? मेरी बात सुनकर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, अपनी हद में रहो। मैंने कहा, हद पार करना अगर किसी ने सीखा है तो तुमने सीखा है। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? एक खिलौना जिसे घर में रख दो और बाहर अपनी दुनिया अलग चला लो। उसने तेज आवाज में कहा, तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैंने भी उतनी ही तेज आवाज में कहा, शक करने का मौका तुमने ही दिया है। अगर सब साफ होता तो मुझे शक ही क्यों होता? कुछ पल के लिए वो चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और वो मेरी आंखों से बच रहा था। और फिर उसने धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा कि तुम मुझ पर शक करके ठीक नहीं कर रही हो। मैं हंस पड़ी मगर वो हंसी दर्द वाली थी। मैंने कहा, और तुम मेरे भरोसे को तोड़कर ठीक कर रहे हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस सोफे पर बैठ गया, जैसे उसे इस बहस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता था, क्योंकि मैं हर दिन अंदर से टूट रही थी। मुझे अब उसके हर कदम पर शक होने लगा था। वो देर से आता तो मुझे लगता किसी के पास था। वो फ़ोन छुपा कर रखता तो लगता कुछ छुपा रहा है। वो मुस्कुराता तो लगता किसी और से बात करके आया है। मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। मैं वो लड़की नहीं रही थी जो सपने लेकर इस घर में आई थी। मैं एक ऐसी औरत बन गई थी जो हर वक्त डर में जी रही थी, गुस्से में जल रही थी और अपने ही घर में खुद को पराया महसूस कर रही थी। कई बार मैं सोचती थी कि अगर रिश्ता सिर्फ पैसे से चलता तो मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत होती। लेकिन यहाँ तो पैसे के बीच भरोसा मर चुका था, इज्जत खत्म हो चुकी थी और प्यार नाम की चीज़ बची ही नहीं थी। मैं उससे लड़ती भी थी और उसी से जवाब भी चाहती थी। मैं उससे नफरत भी करने लगी थी और उसी से सच भी सुनना चाहती थी। शायद यही सबसे बड़ी कैद होती है, जब इंसान उसी से बंधा रह जाए जो उसे तोड़ रहा हो। उस रात भी मैं बहुत देर तक जागती रही। वो बिस्तर पर सो गया था मगर मैं छत को देखती रही। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था कि आखिर वो कौन था जिससे वो बात कर रहा था, और क्यों मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का अगला सच अभी बाकी है। उस दिन के बाद मैंने उससे दोबारा हिम्मत करके ये पूछने की कोशिश तो कई बार की कि वो फ़ोन पर किससे बात करता है और किस बात को मुझसे छुपाता है, लेकिन हर बार मेरे कदम रुक जाते थे। मुझे डर लगता था कि अगर मैंने फिर कुछ पूछा तो घर में फिर वही तूफान खड़ा हो जाएगा। मैं थक चुकी थी रोज़ रोज़ के झगड़ों से, चीखने चिल्लाने से और उस घुटन से जो हर दिन मेरे सीने पर पत्थर की तरह रखी रहती थी। इसलिए मैंने चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन चुप रहने से घर का माहौल नहीं बदला, बल्कि और भारी हो गया। दीपक भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा था। पहले वो मजबूत दिखता था, हमेशा काम में लगा रहता था, तेज बोलता था, हर चीज अपने हिसाब से चलाता था। लेकिन अब उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखने लगी थी। वो बाहर से खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता था, जैसे सब ठीक हो, मगर मैं रोज उसके चेहरे को देखकर समझ जाती थी कि अंदर से वो टूट चुका है। उसके मन में भी कोई भारी बोझ था जिसे वो किसी से कह नहीं पा रहा था। वो दिन में दो दो बार दवाइयाँ खाता था। डॉक्टर की पर्चियाँ घर में इधर उधर पड़ी रहती थी। ब्लड प्रेशर की दवा अलग, तनाव की अलग, नींद की अलग और कमजोरी की अलग। लेकिन दवा शरीर का इलाज कर रही थी, मन का नहीं। वो अब बहुत ज्यादा पीने लगा था। एक खत्म होती तो दूसरी जला लेता, फिर तीसरी, फिर चौथी।
पूरा कमरा धुएं से भर जाता। मैं कई बार खिड़की खोल देती तो वो गुस्से से कहता कि बंद करो, मुझे हवा नहीं चाहिए। मुझे लगता था उसे हवा नहीं, चैन चाहिए था, जो उसके पास भी नहीं था और मेरे पास भी नहीं था। वो प्रेस होकर कपड़े पहनता, समय पर दवा लेता, बाहर जाता, लोगों से मिलता, हंसकर बातें करता, लेकिन घर लौटते ही उसका चेहरा फिर खाली हो जाता, जैसे वो बाहर एक किरदार निभाकर आता हो और घर में असली थकान उतर जाती हो। एक दिन फिर हम दोनों के बीच किसी छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। अब तो हालत ऐसी थी कि बात किसी भी चीज़ से शुरू हो सकती थी। पानी देर से देना, चाय ठंडी होना, दरवाज़ा देर से खोलना या सिर्फ उसका फ़ोन बज जाना। उस दिन भी वो फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। मुझे फिर वही शक हुआ। मेरा गुस्सा भी पुराना था, दर्द भी पुराना था। मैं उसके पास गई और बिना सोचे उसका फ़ोन उसके हाथ से छीन लिया। उसने तुरंत उठकर फ़ोन वापस लेने की कोशिश की। मैंने कहा, आज बताओ कि किससे बात करते हो? इतना क्यों छुपाते हो? उसने मुझे चुप रहने को कहा, लेकिन उस दिन मैं भी रुकने वाली नहीं थी। मैंने उसे बहुत कुछ सुना दिया। दिल में जितना जहर जमा था, सब बाहर निकलने लगा। मैंने कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। तुम सिर्फ मुझे इस घर में रखे हुए हो। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। वो तमतमा उठा और अगले ही पल उसने मेरे चेहरे पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि मैं संभल भी नहीं पाई। मेरा सर पीछे दीवार से टकराया और जोर की आवाज़ हुई और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं ज़मीन पर गिर गई। मुझे बस इतना याद है कि मेरे कानों में सनसनाहट थी। फिर सब शांत हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर थी। सर भारी था, गाल जल रहा था और हाथ में ड्रिप लगी थी। मैं घबराकर उठी तो सामने नर्स खड़ी थी। उसने मुझे आराम से लेटने को कहा। मैंने सबसे पहला सवाल दीपक के बारे में पूछा। तब मुझे पता चला कि मेरे गिरने के बाद उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर चला गया और उसी समय उसे अटैक आ गया था। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा था। नौकर घबरा गए थे। उन्होंने तुरंत हम दोनों को अस्पताल पहुंचाया। मुझे सिर्फ हल्की चोट आई थी, सर पर सूजन थी और बेहोशी आ गई थी, लेकिन वो पूरी तरह टूट चुका था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की मगर उसके शरीर के एक हिस्से ने जवाब दे दिया था। उसे लकवा मार गया था। जब मैंने उसे पहली बार अस्पताल के दूसरे बेड पर देखा तो मैं कुछ पल के लिए जम गई थी। वो वही आदमी था जो कभी ऊंची आवाज में पूरे घर को हिला देता था, जो गुस्से में चीजें फेंक देता था, जो अपनी मर्जी से सब चलाता था। अब वही आदमी बेजान सा पड़ा था। उसके पूरे शरीर ने जैसे साथ छोड़ दिया था। बस उसके दाहिने हाथ की दो उंगलियां हल्की हल्की हिल रही थी, जिनसे वो इशारे करने की कोशिश करता था। उसकी आंखें खुली थी और उनमें पहली बार डर था, असली डर। मैं उसे देखती रही। मेरे अंदर न जाने क्या चल रहा था। न खुशी थी, न बदला था, न संतोष था, सिर्फ एक अजीब सन्नाटा था। कुछ दिन के बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब घर ले जाया जा सकता है। इलाज लंबा चलेगा, दवा चलेगी, देखभाल करनी होगी। शायद थोड़ा सुधार आए, शायद नहीं भी आए। हम उसे घर ले आए। मैंने पुराने नौकरों को हटा दिया क्योंकि अब घर का माहौल बदल चुका था। नए लोग रखे, एक औरत सफाई करती, खाना बनाती, घर संभालती और एक आदमी सिर्फ दीपक की देखभाल के लिए रखा गया। उसे उठाना, बैठाना, नहलाना, दवा देना, सब वही करता था। मैं दूर से सब देखती थी। कभी कभी सोचती थी कि वक्त कैसे पलटता है। जो आदमी कभी मुझे कमज़ोर समझता था, आज खुद दूसरों के सहारे था। जो हाथ मुझ पर उठते थे, आज वही हाथ दो उंगलियों तक सीमित थे। जो आवाज़ मुझे डराती थी, आज वही आवाज़ गले में अटक चुकी थी। घर वही था, लोग वही थे, दीवारें वही थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था और शायद सबसे ज़्यादा मैं बदल चुकी थी। वो अब ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही लेटा रहता था। उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था और वो बस अपनी उंगलियों और आंखों के इशारे करके बात करने की कोशिश करता था। शुरू शुरू में मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके इशारों को पहचानने लगी थी। वो कभी हाथ हिलाकर पानी मांगता था, कभी आंखों से खाने की तरफ इशारा करता था, कभी बेचैन होकर वॉशरूम जाने को बताता था। घर के नौकर अपने काम करते थे, लेकिन मैं भी दिन में कई बार उसके कमरे का चक्कर लगाती रहती थी। न जाने क्यों, शायद आदत थी, शायद इंसानियत थी, ये शायद इतने साल साथ रहने के बाद एक रिश्ता ऐसा बन जाता है जो टूटकर भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मैं उसके लिए दवा समय पर रखवाती, खाना देखती, चादर बदलवाती और कभी कभी खुद उसके सिरहाने खड़ी होकर उसे देखती रहती थी। वो वही आदमी था जिसने कभी पूरे घर पर राज किया था और अब बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। वक्त सच में सब बदल देता है, लेकिन इन सब के बीच एक बात बहुत अजीब थी।
उसके कमरे के सामने एक स्टोर रूम था जिसमें पुराने सामान रखे थे, टूटी कुर्सियां, पुराने बक्से, बेकार फर्नीचर और कुछ बंद डब्बे। वो बार बार मुझे देखता और फिर अपनी आंखों से उसी स्टोर रूम की तरफ इशारा करता। शुरू में मुझे लगा कि शायद उसे मेरे कमरे में रहना अच्छा नहीं लगता, शायद वो मुझे वहां से जाने को कह रहा है, इसीलिए मैं चुपचाप वहां से निकल जाती थी। लेकिन फिर मैंने गौर किया कि वो मुझे जाने को नहीं कह रहा था, वो चाहता था कि मैं उस स्टोर रूम में जाऊं और कुछ देखूं। उसकी आंखों में एक बेचैनी होती थी, जैसे बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हो, लेकिन वो कह नहीं पा रहा हो। एक दिन मैंने सोचा चलो देख ही लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में गई, दरवाज़ा खोला तो अंदर वही धूल भरा कमरा था। पुराने सोफे, एक टूटा हुआ आईना, लोहे की अलमारी, कुछ बंद संदूक और कोने में जाले। मुझे वहाँ कुछ खास नहीं दिखा। मैं थोड़ी देर देखती रही, फिर वापस अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं लौटी, उसने फिर से बेचैन होकर उसी की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। अब मेरा धैर्य टूट चुका था। मैं कई दिनों से उसके इशारे समझने की कोशिश कर रही थी और वो बार बार वही कर रहा था। मैं उसके पास गई और गुस्से में बोल पड़ी कि आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? अब भी चैन नहीं लेने दोगे कि अब मैं तुम्हें उठाकर खुद उस स्टोर रूम में ले जाऊं? वहां कुछ नहीं है, मैं देखकर आ चुकी हूँ। तुम क्यों बार बार इशारा कर रहे हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती। मेरी आवाज़ ऊंची थी और अंदर बरसों का दर्द भरा हुआ था। वो मेरी तरफ देखता रहा, उसकी आंखों में गुस्सा भी था और वही पुराना घमंड भी जो पहले हुआ करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वो जवाब दे सकता था, अब नहीं दे सकता था। और शायद यही बात मुझे और बोलने पर मजबूर कर रही थी। मैं रुक ही नहीं पाई। मैंने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे खरीदा जैसे मैं कोई इंसान नहीं, चीज हूँ। तुमने मुझे अपने घर में कैद करके रखा। तुमने मुझे नौकरानी समझा, गुलाम समझा। जब चाहा डांटा, जब चाहा मारा। जब मेरा दिल टूटा तब तुम्हें मुझ पर कभी भी तरस नहीं आया। आज जब तुम इस हालत में हो तो क्या सोचते हो मैं सब भूल जाऊंगी? मैंने कहा, ये सब तुम्हारे कर्मों की सजा है जो तुम्हें मिल रही है। अगर तुमने किसी का दिल ना दुखाया होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। मैं उसके सामने खड़ी होकर बरसों का जहर निकालती रही। वो बस मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में नमी थी या गुस्सा, मैं समझ नहीं पाई। मैं थक कर कमरे से बाहर निकल गई। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि वही मेरी उससे आखिरी बात होगी। रात जैसे तैसे गुजर गई। मेरे मन में अजीब बेचैनी थी, मगर मैंने खुद को समझाया कि अब मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सुबह अभी पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था कि नौकरानी घबराई हुई मेरे कमरे में दौड़ती आई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था। वो हाँफते हुए बोली, मैम साहब जल्दी आइए, साहब आंखें नहीं खोल रहे, पता नहीं क्या हो गया। मैं भागकर उसके कमरे में गई। वो बिल्कुल शांत पड़ा था। उसका चेहरा अजीब तरह से ठहरा हुआ था, जैसे सारी बेचैनी खत्म हो चुकी हो। मैंने उसे हिलाया, पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर को बुलाया गया और कुछ ही देर में उन्होंने कह दिया कि वो जा चुका है। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। कल तक जो आदमी मेरी बातें सुन रहा था, मेरी तरफ देख रहा था, आज वो हमारे बीच नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। मेरे दिल पर एक बहुत भारीपन था। न मैं रो पा रही थी, न खुश थी, न दुख को नाम दे पा रही थी। बस अंदर एक खालीपन उतरता जा रहा था। घर में लोग आने लगे, रिश्तेदार, नौकर, सब भागदौड़ में लग गए। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, सब रस्में पूरी हुई। मैं चुपचाप सब देखती रही। जब उसे आखिरी बार ले जाया जा रहा था तो मेरे मन में हजारों बातें चल रही थी। ये वही आदमी था जिसने मुझे दुख भी दिया, सहारा भी दिया, कैद भी दी और घर भी दिया, नफरत भी दी और पहचान भी। मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाई, शायद वो खुद को भी नहीं समझ पाया। उसके अंतिम संस्कार के बाद घर में अचानक बहुत बड़ा सन्नाटा छा गया। लोग चले गए, आवाजें खत्म हो गईं और अब उस बड़े घर में सिर्फ मैं रह गई थी। हर कमरा खाली लगता था, हर चीज मुझे देखती हुई लगती थी। रात को हवा चलती तो पर्दे हिलते और मुझे लगता जैसे कोई अभी भी इशारा कर रहा हो। सबसे ज्यादा मेरी नज़र बार बार उसी स्टोर रूम के दरवाजे पर जाती थी। अब मेरे मन में सवाल और गहरा हो चुका था। आखिर वो मुझे वहाँ क्या दिखाना चाहता था? कौन सा राज था जो वो जाते जाते भी कह नहीं पाया? अब मैं उस घर में अकेली थी और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इंसान के चले जाने के बाद सिर्फ उसकी चीज़ें नहीं बचती, उसके अधूरे सवाल भी पीछे रह जाते हैं। एक दिन मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी कि तभी नौकर मेरे पास आया और बोला, मैम साहब कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने पूछा कौन लोग हैं, तो उसने कहा कि बाहर चलकर देख लीजिए। मैं उठी और बाहर ड्राइंग रूम में गई। जैसे ही मैंने उन्हें देखा मैं पहचान गई।
वो वही लोग थे जो मेरे अपने कहलाते थे, मगर जब मैं सच में अकेली थी, तब कभी मेरे पास नहीं आए थे। दीपक के जाने के बाद जब उन्हें पता चला कि मैं इस बड़े घर में अकेली हूँ और दीपक अपनी दौलत मेरे नाम छोड़ गया, तब सबको अचानक मेरा ख्याल आ गया था। उनके चेहरे पर दुःख कम और लालच ज़्यादा दिख रहा था। उनमें से एक ने बनावटी आँसू भरकर कहा, "बेटी, अब तू अकेली है, चल हमारे साथ चल, हम तेरा सहारा बनेंगे। ये घर, कार, बैंक बैलेंस सब तेरा है, मगर अकेली औरत कैसे सँभालेगी? हम हैं ना तेरे अपने।" उसकी बात सुनकर मेरे अंदर पुराना दर्द जाग गया। मैंने शांत मगर सख्त आवाज़ में कहा, "मुझे आपकी और आपके सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे सच में आप लोगों की ज़रूरत थी, तब आप कहाँ थे? अब जब सब कुछ मेरे नाम है तो आपको रिश्ता याद आ गया? मेरे और आपके सारे रिश्ते बहुत पहले ख़त्म हो चुके। मैं ना आपको जानती हूँ, ना पहचानती हूँ। आप लोग अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए।" उन्होंने फिर मुझे समझाने की कोशिश की। कोई बोला, "हम भलाई के लिए आए हैं।" कोई बोला, "दुनिया खराब है, अकेली औरत नहीं रह सकती।" कोई बोला, "लोग ठग लेंगे।" मगर मैं अब पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं थी। मैंने साफ कह दिया, "अगर दोबारा मुझे परेशान किया या इस घर के आसपास भी दिखे, तो सीधे पुलिस में शिकायत करूँगी।" मेरी बात सुनकर उनके चेहरे उतर गए और वो लोग बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मैंने लंबी सांस ली और मन ही मन तय कर लिया कि मैं इस घर में रहूँगी। रिश्ता जैसा भी था, दीपक मेरा पति था। उसने मुझे दुख भी दिए थे और छत भी दी थी। ये घर अब मेरा था और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मैं उसी कमरे में बैठी थी, जहाँ दीपक अपने आखिरी दिनों में लेटा रहता था। दरवाज़ा खुला था और मेरी नज़र बार-बार सामने वाले स्टोर रूम पर जा रही थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में वही बात फिर आई कि आखिर वो मरने से पहले बार-बार इसी स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करता था? उसमें ऐसा क्या था जो वो मुझे बताना चाहता था? मैं उस समय समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब वो सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैंने तुरंत नौकरों को बुलाया और कहा, "आज पूरे घर की सफाई होगी, कोई भी कमरा बंद नहीं रहेगा और सबसे पहले उस स्टोर रूम का सारा सामान बाहर निकालो।" नौकर काम पर लग गए। पुराने सोफे बाहर आए, टूटी कुर्सियां निकाली, लोहे के बक्से हटे, धूल उड़ती रही। घंटों काम चलता रहा। आखिर पूरा कमरा खाली हो गया। मैं खुद अंदर गई और हर कोना देखने लगी, मगर वहाँ कुछ खास नहीं था, सिर्फ खाली दीवारें और फर्श। मुझे एक पल को लगा शायद मैं गलत सोच रही थी। मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई। मन थोड़ा बुझ गया था। तभी नौकरानी अंदर झाड़ू लगाने गई। अचानक उसके गिरने की जोर की आवाज़ आई। मैं भागकर वहां पहुंची तो देखा उसका पैर फिसल गया था और गिरते वक्त उसका सर दीवार से टकरा गया था। मगर हैरानी की बात यह थी कि दीवार का एक हिस्सा टूट गया था। मैं कुछ पल उसे देखती रही। इतनी मजबूत दीवार यूं कैसे टूट सकती है? मैं झुककर पास गई तो समझ आया कि वो हिस्सा खोखला था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने टूटे हिस्से में हाथ डाला और जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर सोने के बिस्कुट रखे हुए थे, कई बंडल नोटों के थे और कुछ डब्बों में भारी जेवर रखे थे। मैं कुछ पल सांस लेना भूल गई। इतनी दौलत मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिमाग सुन पड़ गया। तभी मुझे दीपक की आंखें याद आईं, उसका बार बार उसी तरफ इशारा करना याद आया। वो मुझे यही बताना चाहता था कि वो अपनी छुपी हुई दौलत मेरे लिए छोड़ गया था और मैं उसकी बात समझ ही नहीं पाई। नौकरानी उठ चुकी थी, मगर शायद उसने अंदर ठीक से नहीं देखा था। मैंने तुरंत उसे बाहर भेजा और कहा, "तुम जाओ, मैं देख लूंगी।" जैसे ही वो बाहर गई, मैंने जल्दी से कपड़ा लाकर उस टूटे हिस्से पर डाल दिया, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में किसी को ज़रा सा भी पता चले। इस दुनिया में अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, ना रिश्तेदारों पर, ना नौकरों पर, ना बाहर वालों पर। मैं वापस अपने कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ गई। मेरे सामने जैसे पूरी जिंदगी खड़ी थी। एक तरफ अकेलापन था, दूसरी तरफ अरबों की दौलत और बीच में मैं थी। मैं सोच रही थी कि जिसने मुझे जीवन भर समझा नहीं, वो जाते जाते इतना बड़ा राज मेरे लिए छोड़ गया। अब सवाल ये था कि मैं इस सब का क्या करूं? क्या इसे छुपा कर रखूं? क्या बेच दूं? क्या कहीं निवेश करूं? क्या नई जिंदगी शुरू करूं? या क्या इस धन से कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी टूटी जिंदगी को कोई मतलब मिले? उस रात में बहुत देर तक सो नहीं पाई। मुझे पहली बार लगा कि दीपक की आखिरी खामोशी में भी एक संदेश था और अब मेरी जिंदगी का अगला रास्ता मुझे खुद चुनना था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इस शहर में नहीं रहूंगी, क्योंकि इस शहर की हर सड़क, हर गली, हर मोड़, हर दीवार मुझे मेरे पुराने दुख याद दिलाती थी। इस बड़े घर में सब कुछ था, पैसा था, दौलत थी, नौकर चाकर थे, गाड़ियां थी, चमक धमक थी, लेकिन मेरे दिल में सुकून नहीं था।
इस घर की हर चीज़ मुझे ये एहसास दिलाती थी कि इंसान अगर अंदर से टूट जाए तो बाहर की कोई चीज़ उसे खुश नहीं कर सकती। मैं रोज़ सुबह उठती थी और सोचती थी कि क्या यही ज़िंदगी है? क्या मैं ऐसे ही इन यादों के बीच घुटती रहूंगी? फिर एक दिन मैंने अपने दिल से कहा कि अब बस बहुत हो गया। अब मुझे अपने लिए जीना है। अब मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ कोई मुझे ना जानता हो, जहाँ कोई मेरे बीते हुए दिनों के बारे में ना पूछे, जहाँ मैं फिर से नई शुरुआत कर सकूं। मैंने उसी दिन ठान लिया कि मैं ये शहर छोड़ दूंगी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। सबसे पहले मैंने घर में काम करने वाले उन 2 लोगों को बुलाया जो सालों से मेरे साथ थे। उन्होंने इस घर के अच्छे बुरे सारे दिन देखे थे। जब वो मेरे सामने आए तो उनके चेहरे पर डर था। उन्हें लगा शायद मैं उन्हें निकालने वाली हूँ। मैंने उन्हें बैठाया, पानी पिलाया और कहा, तुम लोग घबराओ मत, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। फिर मैंने उनके हाथ में कुछ पैसे रखे, थोड़े जेवर दिए और कहा, तुम लोग कब तक दूसरों के घर नौकरी करोगे? कब तक दूसरों के हुक्म पर चलोगे? अब अपना कुछ काम शुरू करो। छोटी दुकान खोलो, ठेला लगाओ, कारोबार करो, मगर अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जियो। मेरी बात सुनकर दोनों की आंखें भर आईं। वो बार-बार मेरे पैर छूने लगे और दुआएं देने लगे। मैंने उन्हें रोका और कहा, इंसान को बस मेहनत करनी चाहिए, बाकी सब ऊपर वाला देता है। वो दोनों रोते हुए खुशी-खुशी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं सच में कुछ अच्छा कर रही हूँ। फिर मैंने स्टोर रूम का काम शुरू किया। वहाँ छुपी हुई चीजें अब मेरे सामने जिम्मेदारी बनकर खड़ी थी। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए सब कुछ खुद करती थी। रात को दरवाजे बंद करके धीरे धीरे सामान निकालती थी, कभी सोना, कभी पैसे, कभी जरूरी कागज। मैं सब कुछ संभाल कर अलग करती जाती थी। दिन में मैं बिल्कुल सामान्य रहती थी ताकि किसी को शक न हो, लेकिन रात मेरी मेहनत की होती थी। मैं चुपचाप अपने भविष्य को सुरक्षित कर रही थी। मैंने बैंक में नया लॉकर लिया और जितना सोना था सब उसमें रखवा दिया। जितना नकद पैसा था उसे अलग अलग दिनों में अपने खाते में जमा करवाया ताकि किसी को कुछ पता न चले। ये सब करना आसान नहीं था, मगर अब मैं पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं रही थी। अब मैं समझदार हो चुकी थी। अब मुझे पता था कि अकेली औरत को हर कदम बहुत सोच समझकर रखना पड़ता है। एक महीना ऐसे ही निकल गया और मैंने सब कुछ सुरक्षित कर लिया। फिर मैंने उस घर को बेचने का फैसला किया। लोग हैरान थे कि इतना बड़ा सुंदर और कीमती घर कोई क्यों बेचेगा, मगर उन्हें क्या पता था कि कभी-कभी इंसान महल छोड़ देता है सिर्फ चैन की नींद पाने के लिए। सौदा अच्छे दाम में हो गया और मैंने चुपचाप वो घर छोड़ दिया। न कोई विदाई, न कोई शोर, न किसी को खबर। मैं बस निकल गई। रास्ते भर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती रही और ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने पुराने दर्द पीछे छोड़ती जा रही हूँ। दिल में थोड़ा डर था क्योंकि नई जगह थी, नया सफ़र था, लेकिन उम्मीद उससे ज़्यादा थी। मैं दूसरे शहर पहुंची। वहां मैंने बहुत बड़ा घर नहीं लिया। मैंने छोटा सा साफ सुथरा घर लिया जिसमें 2 कमरे थे, एक छोटी रसोई थी और आगे छोटा सा आंगन था। मैं चाहती तो बड़ा बंगला खरीद सकती थी, मगर मैंने सादगी चुनी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी लोग मुझे देखकर सवाल करें। अकेली औरत अगर बहुत अमीर दिखे तो दुनिया उसे चैन से जीने नहीं देती। इसलिए मैंने साधारण कपड़े पहने, सादा रहना चुना। खुद बाजार जाती, खुद सामान लाती, खुद घर संभालती। धीरे धीरे मुझे उस छोटे घर से लगाव होने लगा। वहाँ शोर नहीं था, वहाँ डर नहीं था, वहाँ सिर्फ सुकून था। मैंने सोचा अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मन भी लगा रहे और जिंदगी को मतलब भी मिले। मुझे बचपन से रसोई का काम पसंद था, मीठा बनाना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने छोटी सी बेकरी खोलने का फैसला किया। मैंने किराए पर दुकान ली, ओवन लगवाया, सामान खरीदा और काम शुरू कर दिया। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए, दूसरे दिन 4 आए, तीसरे दिन कुछ और लोग आए। फिर धीरे धीरे लोगों को मेरे हाथ का स्वाद पसंद आने लगा। मेरे केक, बिस्किट, ब्रेड और पेस्ट्री की चर्चा होने लगी। मैं सुबह बहुत जल्दी उठती थी और खुद सामान तैयार करती थी, दुकान सजाती थी, ग्राहकों से मुस्कुराकर मिलती थी और शाम को थककर घर लौटती थी। मगर ये थकान मीठी होती थी क्योंकि इसमें दर्द नहीं, मेहनत थी। लोग मुझसे पूछते थे कि जब तुम्हारे पास इतना सब है तो तुम काम क्यों करती हो? मैं मुस्कुरा देती थी क्योंकि उन्हें क्या पता कि खाली बैठा इंसान अपने दुखों में डूब जाता है। काम इंसान को जिंदा रखता है, काम से खुद पर भरोसा आता है, काम से मन मजबूत होता है। मैंने अपने लिए कमाना ज़रूरी समझा, चाहे ज़रूरत ना भी हो। धीरे धीरे मेरी बेकरी अच्छी चलने लगी। मैंने 2 लड़कियों को काम पर रखा जो गरीब घरों से थी। उन्हें काम सिखाया ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके।
मैं जब भी किसी ज़रूरतमंद को देखती तो मदद करती, कभी किसी बच्चे की फीस भर देती, कभी किसी बीमार के इलाज में मदद कर देती, कभी किसी बुजुर्ग के घर राशन भिजवा देती। मैं ये सब चुपचाप करती थी क्योंकि मुझे नाम नहीं चाहिए था, मुझे बस दिल का सुकून चाहिए था। शायद दुख झेलने वाले लोग दूसरों का दर्द जल्दी समझ जाते हैं। समय बीतता गया, अब मेरी सुबह बहुत सुंदर होती थी। मैं चाय बनाकर आंगन में बैठती, सूरज निकलते देखती और सोचती कि जिंदगी सच में बदल सकती है अगर इंसान हार न माने। अब मेरी रातें डर में नहीं कटती थी। अब कोई चीख नहीं थी, कोई गाली नहीं थी, कोई मार नहीं थी। सिर्फ सन्नाटा था और वही सन्नाटा अब मुझे अच्छा लगता था। मैं अपने छोटे घर में खुद को पहली बार सुरक्षित महसूस करती थी। मैंने अब तक दोबारा शादी नहीं की थी। कई लोगों ने कहा कि अकेले कैसे रहोगी, उम्र निकल जाएगी, जिंदगी अधूरी रह जाएगी, मगर मैं जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। मैंने एक बार बिना अपनी मर्जी के रिश्ता झेला था। अब अगर कभी रिश्ता होगा तो वो मेरी मर्जी से होगा। अगर कभी कोई इंसान ऐसा मिलेगा जो मुझे समझे, मेरी इज्जत करे, मेरे अतीत को ताना न बनाए, मेरे आज को अपनाए और मेरे साथ सच्चाई से चले, तो शायद मैं फिर से शादी कर लूं। मगर अब मुझे जल्दी नहीं थी। अब मैं अधूरी नहीं थी, अब मैं खुद में पूरी थी। मुझे अब समझ आ चुका था कि ज़िंदगी सिर्फ पैसे से नहीं चलती। पैसा ज़रूरी है, मगर सबसे ज़रूरी सुकून है, भरोसा है, साथ है। कोई ऐसा हाथ जो मुश्किल वक्त में छूटे नहीं, कोई ऐसी आवाज़ जो टूटे दिल को संभाल ले। कभी कभी रात को मैं आसमान देखती और सोचती कि क्या मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा इंसान आएगा जो बिना पूछे मेरा दर्द समझ जाए, जो मेरी मुस्कान के पीछे छुपे आंसू पहचान ले, जो मुझे ये महसूस कराए कि मैं अकेली नहीं हूँ। शायद आए, शायद ना आए, मगर अब मुझे डर नहीं था क्योंकि अब मैंने अकेले जीना सीख लिया था। अब मैं खुश थी, अब मैं मजबूत थी, अब मैं खुद की मालिक थी। अब मेरी ज़िंदगी किसी और के फैसले से नहीं चलती थी। अब जो होगा मेरी मर्जी से होगा और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।